ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक था। लास्ट टॉपिक हमने देख लिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमने देखा था। अब उसी सेशन में नया टॉपिक लेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है और कैसे बनता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक मासलेस स्ट्रिंग है ना, मासलेस स्ट्रिंग को एक पॉइंट मास से अटैच कर दो, ये सिंपल पेंडुलम कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, एक मासलेस स्ट्रिंग जिसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ ले लो L, और एक पॉइंट मास है ना, मास मस्ट बी पॉइंट और स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। ठीक, और ये पॉइंट मास मतलब जिसका साइज बहुत ही छोटा हो। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा अपना सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बनेगा। ठीक ना, इसको हम जो मास है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉब बोलेंगे। ठीक ना, और ये पूरे सिस्टम को L और M को हम क्या बोल देंगे, सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। ठीक ना, तो सिंपल पेंडुलम जो आप लोगों ने घड़ी में लगा रहता है, देखा होगा कि ऑसिलेशन करते रहता है। मान लो उसके जो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, सिंपल सा अगर उसको रखेंगे तो ऐसा ही वर्टिकल लाइन पर रहेगा ऐसा। ठीक, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा धक्का देके छोड़ दो। धक्का देके छोड़ेंगे, मान लो हमने कितना धक्का देके छोड़ दिया, इतना, एक मिनट। हाँ, इससे थोड़ा सा हमने धक्का देके छोड़ दिया तो क्या करेगा, ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। ठीक, सिंपल ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लो यहां पर एयर रेजिस्टेंस हम क्या कर दे, नेग्लिजिबल कर दे। क्या कर दे, नेग्लिजिबल, तो जिंदगी भर ये मोशन करता ही रह जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने टॉपिक क्या लिखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, तो ये भी क्या करेगा, SHM करेगा, है ना। तो इस SHM का हमको पता करना है टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक, इस SHM का टाइम पीरियड कितना होगा हमको ये पता करना है। ध्यान रखना, हमारे पास जो मैंने क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेशन का या SHM का मैंने जब डेफिनेशन बताया था उसमें ऐसा बताया था कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मिड पोजीशन से, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना बहुत ही कम, मतलब जो ये वाला एंगल जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये स्ट्रिंग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बहुत ही क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखो हमने क्या कर दिया, पेंडुलम को उसके मीन पोजीशन से थीटा जितना डिस्प्लेस करा दिया, है ना, थीटा जितना डिस्प्लेस करा दिया तो और छोड़ दिया, तो क्या करेगा, वो लगातार ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी मोशन का हमको यहां से ये ऐसा आएगा, फिर ऐसे वापस जाएगा। क्लियर, तो मान लो मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर ऐसे आया। ठीक, देखो वापस ऐसे गया, फिर वापस रिटर्न आएगा ऐसे, फिर इधर जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। वन मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस मीन पोजीशन पे गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस जीरो पे आया। तो इतने टाइम जो लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। वही हमको पता करना है कि वन ऑसिलेशन है ना, वन ये चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा, वो हमको टाइम पीरियड पता करना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे अपन। देखो ये मास है हमारा M, ठीक, इसके और फोर्स लगेगा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना। जितने भी फोर्स अपन यहाँ पे बता दो। ठीक, अब यहां पर देखो इस जो फोर्स है ना, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। देखो एक स्ट्रिंग के लाइन के लॉन्ग आ जाएगा, ये थीटा है, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक ना। ये फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, mg का हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक तो है खुद mg और सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स mg को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक है mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। ध्यान से देखो, ये mg cos थीटा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग लग रहा है और mg sin थीटा स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर में लग रहा है। क्लियर, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक, और mg तो वर्टिकली नीचे की तरफ ही लगता है, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ओके, एक चीज देखो, जब ये स्ट्रिंग उस साइड गया है तो उसको लाने में कौन काम कर रहा है, उसको लेकर कौन आएगा, ये वाला फोर्स लेकर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है, उसको लेकर कौन आ रहा है, mg sin थीटा। कौन लेकर आ रहा है, mg sin थीटा। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, रिस्टोरिंग, क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स
फॉर सिंपल पेंडुलम, किसके लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा -mg साइन थीटा। अब आप बोलोगे ये माइनस कैसे ले लिया? हाँ, आपको पता होना चाहिए ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस में लेते हैं, बिकॉज ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है, उस डायरेक्शन में हुआ है, बट जा किधर रहा है? इस जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो उधर हुआ, बट उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इसलिए यहाँ पे हमने माइनस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है पता है ना? रिस्टोरिंग फोर्स मतलब हमने पेंडुलम को उधर भेज दिया, उसको लेकर कौन आ रहा है? उसको रिस्टोर कौन कर रहा है? उसको वापस मीन पोजीशन पे कौन लेकर आ रहा है? mg साइन थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या लेंगे अपन? माइनस में लेंगे, है ना। तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा कितना आ गया? -mg साइन थीटा। मैं इस पेंडुलम को वापस यहाँ बनाता हूँ। देखो देखो ये हमारा मेन पोजीशन है पेंडुलम के लिए, ये यहाँ पर है, ठीक। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? x। कितना हुआ था? डिस्प्लेसमेंट x हुआ था मेन पोजीशन से। ये एंगल हमारा कितना है? थीटा। ध्यान रखना, ये एसएचएम तभी प्योर एसएचएम तभी परफॉर्म करेगा जब एंगल कितना हो? बहुत ही छोटा हो। ये थीटा है, ये x हमने ले लिया, ये l ले लिया। तो जब व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत स्मॉल होता है, उस टाइम पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा और थीटा तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब थीटा का वैल्यू क्या होता है? बहुत ही कम होता है, उस टाइम पे साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होता है क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट कितना है यहाँ पे? x और हाइपोटेन्यूस कितना है? l। क्लियर हुआ? तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? x बाई l। इस थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, है ना। F इक्वल टू कितना आ जाएगा? -mgl साइन सॉरी mg साइन थीटा का वैल्यू कितना है? देखो x बाई l, ठीक। F इक्वल टू -mgl बाई x, mgx बाई l। इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। F इक्वल टू -kx। आप देखोगे x की जगह पर तो x है ना, लेकिन k की जगह पे क्या है? mg बाई l। क्या है यहाँ पे? k की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? mg बाई l। ओके। और हमने स्प्रिंग में देखा था, स्प्रिंग वाले फॉर्मूले में, कि स्प्रिंग वाले फॉर्मूले में टाइम पीरियड कितना आ गया था हमारा? टाइम पीरियड आया था 2π√m बाई k, ठीक। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो, 2π√m। यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया? mg बाई l, है ना। k का वैल्यू यहाँ पे कितना है? देखो इस k का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक ना। तो mg बाई l ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये m से m कैंसल, कितना हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा 2π√l बाई g। ये हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो इसको तीन तरीके से कर सकते थे इसको प्रूव। पहला तरीका तो आपने फिजिक्स के शुरुआत में ही सीखा होगा। फिजिक्स का बचपन जहां से स्टार्ट होता है, कहां से? 11th में उसको बोलते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले सिखाया जाता है। फिर दूसरा आपने एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको टॉर्क के मेथड से कर सकते हैं ना। रिस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा तो उसके मेथड से भी हम कर सकते हैं। 3 हमारे पास मेथड है करने के लिए। ज्यादा हम मेथड पे नहीं जाएंगे, हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एक और चीज देखो, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये किसके ऊपर? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट मास ऑफ बॉब, है ना। बॉब के मास के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने यहाँ पॉइंट मास लिया है ना, इस पॉइंट मास की जगह पे अगर मैं 1 ग्राम का मास रखूं या 1000 किलो का मास रखूं, टाइम पीरियड क्या आएगा? सेम आएगा। क्या होगा? टाइम पीरियड सेम आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है ना, t = 2π√l/g सेम है। सॉरी, मास के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, कहीं मास उसमें आ ही नहीं रहा है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो पॉइंट के मास कैसा हो? पॉइंट मास हो,
कैसा होना चाहिए, पॉइंट मास हो, है ना। उसके मास, मान लो मास हमने बड़ा लगा दिया तो लेंथ चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मास कोई भी रखो चेंज नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कैसे कैसे वेरी करेगा और कब कब वेरी करेगा, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको। देखो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया, t = 2π√L/g। एक चीज देखो यहाँ पे दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना, पेंडुलम का लेंथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कहां पे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मतलब अगर जी चेंज होगा, जैसे से अगर हम अर्थ से जैसे ऊपर जाएंगे जी चेंज होगा, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। और अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी जी का वैल्यू चेंज होगा। स्पेस में चले जाएंगे तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, टाइम पीरियड हो जाएगा इनफिनाइट। तो स्पेस में सिंपल पेंडुलम काम ही नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो देखो कहां कहां पे क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो ये सिंपल पेंडुलम है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट मास लगा दिया, इसका लेंथ कितना है, m, मास भी कितना है, m। सेकेंड पेंडुलम है, इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एक स्फीयर ले लिया, है ना। इसका स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहीं पर है। इसका मास कितना है, m। थर्ड वन देखो, मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया, सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, होलो स्फीयर। ये क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर, ठीक, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखो, ये देखो, ये दूसरा एक और हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं यहाँ पे। चलो एक काम कर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 केस मैंने लिया है, m, 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 तीनों का मास क्या है, m, और तीनों का रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है, और यहाँ से लेंथ कितना है, तीनों का सेम है। देखो ये पॉइंट मास है, ये होलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, तीनों सेम है ना, मास सेम है। और यहां से जो लेंथ, सेंटर ऑफ मास से अपन लेंथ काउंट करेंगे, कहां से, सेंटर ऑफ मास से लेंथ काउंट करेंगे, तो तीनों का लेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मान लो इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, इसका टाइम पीरियड T3 है। अगर बोले तीनों के बीच में रिलेशन बताओ तो क्या बताओगे। आपको दिमाग में रखना है कि लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कौन, टाइम पीरियड। क्यों, यहां पे आ जाएगा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, तीनों का 2π√L/g। तीनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, 2π√L/g के बराबर, है ना। ध्यान में रखना है इस चीज को। तो क्या अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूं तो क्या आप दिमाग में लगा सकते हो क्या करना है। यहाँ पे एक स्फीयर है ना, इसमें आधा तक पानी भरा है। क्या भरा है इसमें, ये मान लो कि स्फीयर है, होलो स्फीयर, इसमें आधा पानी भर दिया हमने। क्या कर दिया, इस स्फीयर प्लस पानी का मास टोटल कितना है, m है। कितना है, m है, ठीक। और दूसरा एक और स्फीयर है, वो यहीं पर हमने ऐसे ही करके रखा है। दोनों का स्फीयर का रेडियस सेम है ना। इसका मास टोटल m है, इसमें कुछ भरा ही नहीं है ना। इसका मास भी कितना है, टोटल m। मान लो सॉलिड स्फीयर है, क्या ये सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर। ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड वाटर, आधा हमने वाटर भर दिया। दोनों का रेडियस सेम ले लो, दोनों का रेडियस कितना है यहाँ पे, r, इसका रेडियस भी कितना है, r। तो अगर आपसे बोल दे कि इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, दोनों में रिलेशन बताओ, तो आप यहाँ पे दोनों की इक्वल मत कर देना। क्यों इक्वल नहीं कर देंगे, देखो क्या होता है। ये जो फॉर्मूला है ना, T = 2π√L/g, T = 2π√L/g, वो जो L है ना, वो डिपेंड करता है, सॉरी, वो कहां से मेजरमेंट किया जाता है,
सेंटर ऑफ मास, अगर देखो पॉइंट मास होता तो बात ही खत्म हो जाती है, डायरेक्ट एल ले लेंगे, रस्सी जो यहाँ पे स्ट्रिंग है उसका लंबाई ले लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो ये पॉइंट मास नहीं तो एल कहां से मेजरमेंट करेंगे? एल हम मेजरमेंट करेंगे उसके सेंटर ऑफ मास से, जो बॉडी यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है ना उसके सेंटर ऑफ मास से मेजरमेंट करेंगे। अब एक चीज देखो यहाँ पे, इसमें आधा तो पानी भरा है, आधे में क्या भरा हमने? पानी भरा है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने? पानी भरा है। तो इस आधे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? किधर आएगा इसका सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा, ठीक, यहां पे बीच में थोड़ा सा आएगा। देखो इसके नीचे थोड़ा सा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो नीचे ही तो पानी भरा है ना, वही तो मास है कि नहीं? कहां पे? यहां पे पानी भरा है, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे ही तो आएगा क्या? तो इसका लेंथ एक्चुअली यहां से मेजरमेंट करेंगे, थोड़ा सा नीचे से, L1। और ये तो पूरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मास भी एम ही है, लेकिन यहाँ का इसका लेंथ कहां से मेजरमेंट करेंगे? इसका सेंटर से। कहने का मतलब ये जो स्फीयर है ना, इसका लेंथ, सेंटर ऑफ मास इसके स्फीयर के सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि इसमें पानी नीचे, ऊपर तो मास है ही नहीं, तो जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास नीचे ज्यादा होने से ये L2 क्या हो जाएगा? देखो यहां पर L1 इज ग्रेटर देन L2, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G। इसका कितना है? T1 है, और इसका कितना है? T2। और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L2 बाई G। तो देखो यहां पे T1 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि L ज्यादा है ना, तब क्या लिखोगे? T1 इज ग्रेटर देन T2। क्या होगा? T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। यहां पे T2 क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसका लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ कम है ना। दोनों का मास सेम है, बट इसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हुआ है। क्लियर हुआ? यहाँ पे रस्सी का लेंथ भी सेम मैंने लिया कि नहीं लिया? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ कहां से मेजरमेंट करना है? सेंटर ऑफ मास से। कहां से मेजरमेंट करना है? सेंटर ऑफ मास से लेंथ मेजरमेंट करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, इसी में थोड़ा सा और सोचे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? देखो मान लो ये पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है, ठीक, इसमें हमने पानी भर दिया, है ना, इसमें हमने एक होल कर दिया, धीरे धीरे पानी गिरेगा, ये लेंथ L है ना, ये लेंथ L है, धीरे धीरे पानी गिरेगा, तो धीरे धीरे पानी गिरेगा तो इस टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा? क्या होगा? धीरे धीरे टाइम पीरियड क्या होगा? इसका इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा भाई साहब? बताता हूं। जैसे जैसे पानी गिरेगा ना, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? नीचे। क्यों? क्योंकि देखो मान लो इतना पानी गिर गया, तो पानी तो यहीं बचा ना, सिर्फ इतना ही तो बचा, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। और गिर गया तो यहां तक पानी आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे? इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे पानी गिरा नीचे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होता जाएगा? नीचे शिफ्ट होते जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे पानी गिरेगा, सेंटर ऑफ मास उसका नीचे शिफ्ट होता जाएगा, और उसी हिसाब से उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, और जब पूरा खाली हो जाएगा तो उसका टाइम पीरियड, मान लो इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, फाइनल टाइम पीरियड, फाइनल ये है ना। तो फाइनल टाइम पीरियड जब पूरा खाली हो जाएगा तो उसका लेंथ तो वही है जो पुराना हो जाएगा, क्योंकि पानी खत्म तो सेंटर ऑफ मास नीचे वाला खत्म, तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, लेंथ वापस ओरिजिनल वाला लेंथ एक्वायर कर लेगा, तो लेंथ चेंज नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो जब पूरा पानी निकल जाएगा तब का टाइम पीरियड, और जब पूरा पानी भरा था तब का टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जब टपक रहा है ना पानी धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी टपकेगा वैसे वैसे उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका क्या हो रहा है? नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। क्लियर हुआ? और देखो कुछ, देखो इसको देखते हैं। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड मान लो एक यहाँ पे दो रस्सी से बांधकर एक झूला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उसको बनाते हैं ना जिसपे बच्चे बैठ के झूलते हैं,
झूला, है ना, एक किधर बना है हमने और एक यहाँ पे बना है, ठीक, ये झूला झूल रहे हैं, ठीक है ना, इसका लेंथ कितना है, L है। एक बच्चा यहाँ बैठा, मान लो पैर लटका के बैठा हुआ आराम से, और ये क्या होता है, ये बच्चा एक खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चे का मास कितना है यहाँ पे, मान लो M है, ये बच्चा एक खड़ा हो जाता है, ठीक। सेकंड केस में देखो, बच्चा खड़ा हो जाता है, मान लो ऐसे खड़ा हो जाता है, झूले पे ही खड़ा हो जाता है, तो क्या टाइम पीरियड में कोई चेंजेस आएगा? मान लो पहले टाइम पीरियड कितना था, T था, तो मान लो T1 था, बाद में जब खड़ा हो गया T2 था, तो क्या टाइम पीरियड में चेंज आएगा? मास वही है, बच्चे का मास इतना ही है, M ही है ना। बच्चा पहले बैठा था, फिर बाद में क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो क्या टाइम पीरियड में चेंज आएगा? तो इसका आंसर है हाँ, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा बताता हूं। बच्चा जब बैठा था तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, देखो यहां पर होगा, है कि नहीं, और जब खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट होगा, ऊपर। जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है, तो T1 क्या हो जाएगा, T2 से बढ़ जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, T2 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। मान लो ये एक बच्चा है, बैठ के झूला झूल रहा है, दूसरा उसका फ्रेंड आके यहीं पे बैठ गया, तो क्या टाइम पीरियड में चेंज आएगा? मान लो क्या किया हुआ कि यहाँ पे बैठ गया, टाइम पीरियड में चेंज आएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि वो तो इसी के पैरेलल में आके बैठ रहा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास और इस बच्चे का सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम पॉइंट पर है ना। मास बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो चेंजेस आएगा। मान लो ये बच्चा, दोनों फ्रेंड उसके खड़े हो जाते हैं, तब चेंज आएगा, है ना। तो ये 10 बच्चे बैठ जाए लेकिन 10 का सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर हो तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। लेकिन खड़े हो जाए, बैठ जाए तो वहां पे चेंजेस होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, वहां पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक। अब आगे देखो, आगे देखो क्या है, सिंपल, एक सेकेंड ना,